वेलकम फ्रेंड्स टू आवर चैनल प्री ऑन कोर्स। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो लास्ट लेक्चर में हम पढ़े थे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की हिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि हमारे पास सबसे पहले मैकेनिकल कंप्यूटर्स हुआ करते थे, उसके बाद इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर्स हुआ करते थे और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स आ गए थे। अब मैकेनिकल कंप्यूटर हो, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर हो या इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हो, बेसिकली बाय हिस्ट्री हमें ये बात पता चलती है कि कंप्यूटर्स का काम कंप्यूटेशन था। ठीक है। अब चूंकि आप देखो, जब मैकेनिकल कंप्यूटर थे या हमारे पास इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर थे, थोड़ा सा भी अर्थमेटिक ऑपरेशन करने के लिए हमें बहुत बड़े शैफ्ट्स को मूव कराना पड़ता और क्लच होती, बेयरिंग्स होती वगैरह वगैरह। कहाँ पे? मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर्स में, जो कि बहुत ही अनएफिशिएंट हमारा सिस्टम बन जाता। अलबत्ता इसके वजह से एक बेस बन गई, एक आइडिया मिल गया कि कंप्यूटर का आर्किटेक्चर और उसका स्ट्रक्चरली कैसा होगा कंप्यूटर। फिर जब इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स में हम आ गए, उसने इस सब को रिप्लेस किया, इलेक्ट्रोमैकेनिकल हो या मैकेनिकल कंप्यूटर्स हो, क्योंकि इसमें एक तो हमारे पास पैसा भी बहुत खर्च होता था कंप्यूटर बनाने में, और इसमें वर्सटैलिटी भी नहीं थी कि बहुत सारे काम कर सकता था, या इसमें जो है पावर कंजप्शन ज़्यादा था। बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे थे। ये बस एक हिस्ट्री ही रही, इनमें कोई एडवांसमेंट मैकेनिकल के हिसाब से, इलेक्ट्रोमैकेनिकल के हिसाब से नहीं आई, बल्कि इनको रिप्लेस किया इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स ने, इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड ने। ठीक है ना। अब जब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स आ गए, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स में भी पहले जो कंप्यूटर्स हमारे पास थे, बहुत बड़े कंप्यूटर्स थे। फिर जब टेक्नोलॉजी ग्रो होती गई, क्योंकि एज एन इंजीनियर, एक इंजीनियर का काम होता है कि वो ये देखे कि उसका जो सिस्टम है उसमें पावर की कंजप्शन क्या हो, कम हो, वो जो एफिशिएंसी उसकी क्या हो, ज़्यादा हो। एफिशिएंसी ज़्यादा होने का मतलब ये है कि लॉसेस, अगर यहाँ पर देखें तो हीट लॉस क्या हो, कम हो, और उसमें उसका साइज़ क्या हो, कंप्यूटर का साइज़ क्या हो, कम हो, उसका कॉस्ट क्या हो, कम हो। तो इन सब फैक्टर्स को देखने की बुनियादों पे कंप्यूटर्स ने तरक्की की, कंप्यूटर ने, इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड ने तरक्की की आगे आगे, और कंप्यूटर्स में ये सारी चीज़ें अचीव होती गई। समझ में आ रही है बात? उसकी वजह से हम डिफ़ाइन करते हैं डिफरेंट जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। तो किस में? इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में। ठीक है ना। तो अब सबसे पहली जनरेशन जो है वो है फर्स्ट जनरेशन। इसी तरह से सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। अब पहली जनरेशन जो है, इसका डेट अगर देखें तो 1940 से 1956 तक। तो दैट मीन्स कि ये वाली जनरेशन आके फिर सेकंड जनरेशन आ गई इसके बाद। तो अब यहाँ पर डेट्स आपको याद नहीं रखने एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में, अलबत्ता एक रफ़ आइडिया होना चाहिए। अगर 40 से आप स्टार्ट करते हो, 10-12 साल ऐड कर लो, 10-12 साल ऐड कर लो, 10-12 साल ऐड कर लो, आपको ऑटोमेटिक एक रफ़ आइडिया मिलेगा कि किस एरा में था ये, किस मतलब पीरियड में ये जनरेशन काम कर रहा था। क्योंकि डायरेक्ट डेट आपसे, क्योंकि एग्जैक्ट 1940, कहीं पर 1942 भी दिया हुआ है, कहीं पर 1944 भी दिया हुआ है, तो एग्जैक्टनेस इसमें नहीं है। अलबत्ता एक पीरियड का वो होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए कौन सा टाइम था ये। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो वैक्यूम ट्यूब्स क्या होते थे, यूज़ होते थे। अब स्विचिंग डिवाइस दिया हुआ है। स्विचिंग डिवाइस, चूँकि आपको पता है कंप्यूटर किस पे वर्क करता है, लॉजिक पे वर्क करता है ना, वंस एंड ज़ीरोज़, हाई लो, तो इस लॉजिक पे कंप्यूटर काम करता है। तो जब सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी ज़्यादा नहीं हुई थी, या उस वक्त थी ही नहीं सेमीकंडक्टर की टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में, तो हमने क्या किया काम, उस वक्त हमने वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया। किसके लिए? स्विचिंग के लिए, एज ए हार्डवेयर, कि किससे ये ऑपरेशंस करें। ठीक है ना, कौन सा ऑपरेशन इसमें लगे जिसमें ये काम करना होगा इसको। तो वैक्यूम ट्यूब्स चूँकि बहुत बड़े हुआ करते, उसमें इसलिए हीट लॉसेस क्या थी, ज़्यादा थी। हीट क्या थी? ज़्यादा। चूँकि हमारा सिस्टम बहुत बड़ा बनता, इसलिए ये सिस्टम, ये फर्स्ट जनरेशन वाला कंप्यूटर, ये पोर्टेबल नहीं था, नॉन पोर्टेबल। पावर कंजप्शन इसमें ज़्यादा थी, इसकी स्पीड कम थी।
समझ में आ रही है बात? ये सारी चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स, इसी में अगर हम फिर आगे आगे देखें तो यही सारी चीज़ में पॉजिटिविटीज़ आ गई। पॉजिटिविटी का मतलब अगर पहले पोर्टेबल नहीं था, अब साइज़ छोटा हो गया तो पोर्टेबल बन गया। अगर पहले ज़्यादा हीट जनरेट हो रही थी, अब उतनी हीट लॉस नहीं हो रही है। तो इसी तरह से फिर देखा जाए तो स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर मैग्नेटिक ड्रम्स, जो कि मैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ आता है, वही यूज़ होता था फॉर स्टोरेज पर्पस, ठीक है ना। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता था। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा सा आइडिया आपको देता हूँ, वैसे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ना है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो खैर यहाँ पे थोड़ा सा एक आइडिया लेते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर 1 2 3 4 ये 4 बंदे हैं, इनको काम कराना है कंप्यूटर से, तो ये क्या करेंगे काम, पहले CPU फर्स्ट का काम लेगा। जब तक ये पहले का काम पूरा नहीं करता तब तक सेकंड का काम नहीं होगा। इसका मतलब पहले का काम पूरा होके CPU दूसरे का काम लेगा। तो यहाँ पे एक नुकसान ये है इस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में, CPU बहुत टाइम के लिए आइडल रहता है। किस तरह से, फॉर एग्जांपल अगर इसने पहले का काम ले लिया, ठीक है, लेट सपोज हमने क्या किया काम, कीबोर्ड से एंट्री दे दी, अब CPU ने उसको प्रोसेस कर लिया। अब CPU को हमने कमांड किया, हमने कंप्यूटर को कमांड किया प्रिंट करो, इसने हार्डवेयर को कमांड दे दी, यानी प्रिंटर को कमांड दे दी। समझाने के लिए बता रहा हूँ कि तुम प्रिंट करो भाई। अब जब ये प्रिंट हो रहा है, यहाँ से हमारा पेज आउटपुट में प्रिंट हो रहा है, यहाँ पर CPU का कोई भी काम नहीं है। इस दौरान CPU आइडल रहता है, कोई काम नहीं रहता। हालांकि इस वक्त में ये 2 और 3 का काम कर सकता था, लेकिन इस टाइम पे CPU आइडल रहता है। इसलिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है। अब इसको बैच क्यों कहा जाता है? बैच इसलिए कहा जाता है, अगर हमारे पास ऑपरेटिंग फॉर एग्जांपल यूज़र्स है 1 2 3 4 5, अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि सेम नीड किसको है, काम सेम टाइप का कौन सा है, उनका बैच बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 और 3 का एक ही जैसा काम है, 1 और 3 चाहते हैं कि हमें प्रिंट हो जाए कोई चीज़, तो 1 और 3, 2 4 5 चाहते हैं कि कोई चीज़ प्ले हो जाए, तो इनको एक में डाल दिया, 2 4 5 एज ए मल्टीमीडिया, एज ए स्पीकर पे कोई चीज़ आ जाए। तो जब तक ये इसका काम पूरा नहीं करेगा तो ये बैच वाइज करेगा। एक बैच बन गया 1 3 का, एक बैच बन गया 2 4 5 का। इस बैच का काम पूरा करके CPU फिर इस पे चला जाएगा। जब ये पूरा हो जाएगा, आउटपुट मिलेगा इसका, तो ये फिर 2 4 5 में चला जाएगा। इसलिए इसको कहते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं और पे यूज़ नहीं हुआ बाद में। और इसमें मशीन लैंग्वेज भी बहुत, फर्स्ट जनरेशन में जितनी भी पॉइंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मशीन लेवल लैंग्वेज यूज़ हुई। मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। अब वहाँ पर उस वक्त यूज़र इंटरफेस, यानी अगर मुझे कंप्यूटर के साथ बात करनी है तो मुझे इसी लैंग्वेज में बात करनी होती थी। और वो कौन सी लैंग्वेज है? 1s और 0s में, 0 0 1 0 0 0 1 0 0। इस तरह से इस लैंग्वेज में बात करनी पड़ती थी, मशीन लेवल लैंग्वेज। हालांकि हमारे पास दूसरी लैंग्वेज भी है, वो कौन सी? असेंबली लैंग्वेज। एक हो गई मशीन लैंग्वेज और तीसरी हो गई हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसमें मशीन लेवल लैंग्वेज यूज़ होती थी, असेंबली लैंग्वेज यूज़ नहीं होती थी। हालांकि असेंबली लैंग्वेज जो है वो मशीन लैंग्वेज से थोड़ी सी आसान है, उसमें कोड्स यूज़ करते हैं जिनको हम न्यूमोनिक्स कहते हैं, बाद में ये पढ़ना ही है हमें। तो मशीन लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, इसमें कोड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ ऐड करनी हो, हम सीधे लिखते हैं ऐड, या किसी चीज़ को कहीं स्टोर करना है LXI, तो कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स है जिससे इंटरेक्ट करते हैं। और उसके बाद है हमारा तीसरा लैंग्वेज जो कि हाई लेवल लैंग्वेज है, जिसमें हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आती है लो लेवल लैंग्वेज में, मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लेवल लैंग्वेज लो लैंग्वेज है, और उसके बाद तीसरी है हाई लेवल लैंग्वेज। उसके बाद दूसरा जनरेशन जो दूसरा है, उसमें वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर्स ने।
ट्रांजिस्टर्स आ गए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स को, सेकंड जनरेशन में हमारे पास किन चीज़ का यूज़ होता था, तो हम कहेंगे ट्रांजिस्टर्स का यूज़ होता था, स्विचिंग एज ए स्विचिंग डिवाइस, एज ए हार्डवेयर इक्विपमेंट। उसके बाद अगर देखें तो स्टोरेज यहाँ पर मैग्नेटिक कोर था, जैसे मैग्नेटिक डिस्क है वैसे मैग्नेटिक कोर एक मैग्नेटिक मटेरियल होता है, ड्रम की तरह नहीं होता है, वो छोटा ही होता है, उसमें भी हम स्टोरेज कर सकते हैं। यहाँ पर पहले में देखो 333 माइक्रो सेकेंड्स और यहाँ पर 10 माइक्रो सेकेंड, दैट मीन्स अब जो कंप्यूटिंग टाइम है वो कम होता जा रहा है, जो कि हम चाहते हैं। और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़ होता है वो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट मीन्स अगर 1 और 2 काम कर रहे हैं और ये दोनों को एक साथ लेगा, बैच में पहले एक का ख़त्म करता है फिर दूसरे का, लेकिन यहाँ पर ये दोनों का एक साथ ले सकता है और फिर उन पे इसके ऊपर काम कर सकता है। सेकंड जनरेशन में असेंबली लेवल लैंग्वेज का बहुत यूज़ हुआ, इवन दो हाई लेवल लैंग्वेज भी आ गई, इनका इंट्रोडक्शन हो गया हाई लेवल का, लेकिन बेसिकली असेंबली लेवल लैंग्वेज यूज़ हुआ, असेंबली लैंग्वेज का यूज़ हुआ यहाँ पे, जो जिसमें मैंने आपको कहा कि उसमें हम डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेशल कोड्स। ओके, तो आगे चलते हैं। ये तो आपको समझ में आई होगी, यहाँ पर ये पोर्टेबल है। पहला ही कंप्यूटर था जो नॉन पोर्टेबल था, एक बहुत बड़ा कंप्यूटर हुआ करता है एक कमरे का, एक ही जगह बना दिया, उधर ही काम करना है सब कुछ। लेकिन अब जो कंप्यूटर है उसका साइज़ डिक्रीज़ हो गया और अब ये पोर्टेबल बनने लगा। एग्जाम्पल्स, अगर पहले वाली की तो मैंने एग्जाम्पल्स नहीं बताई, देखिए पहले की एग्जाम्पल्स आपको याद रखनी है क्योंकि आपने हिस्ट्री में पढ़ी, इनएक, इट्सैक, यूनिवैक, IBM, ये सारी हिस्ट्री में आ गई क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड का एक हिस्ट्री बन गई और उसके बाद फिर चलते 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 उसी में जब फिर तरक्की हो गई और वो हमारे पास फिर जनरेशन्स बन गई। तो जो भी आपने पहले हिस्ट्री में पढ़े ना, इनएक, इट्सैक, यूनिवैक एंड IBM, वो सारे के सारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स हैं, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स हैं। आगे चलते हैं सेकंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में। यहाँ पर अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पर लिखा है साइंटिफिक यूज़, ये पूछा तो नहीं जाएगा लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है कॉमर्शियल यूज़, ये मतलब क्या है, क्यों, मतलब कंप्यूटर तो हर कोई काम करता है, लेकिन उस वक्त जब कंप्यूटर उतनी ब्रॉड थिंकिंग नहीं थी कि जैसे आज हम सोचते हैं कंप्यूटर हर कोई काम कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड काम कर रहा है। लाइक आपका मोबाइल भी कंप्यूटर है, आपको ATM में जाते हो वहाँ भी कंप्यूटर है, बैंकिंग भी कंप्यूटर से हो रही है, सब कुछ अब कंप्यूटर से ही हो रहा है, नेटवर्किंग हो कुछ भी हो, हर जगह कंप्यूटर छाया हुआ है। लेकिन उस वक्त फॉर स्पेशल पर्पस बनते थे, चलो ये कॉमर्स के लिए, चलो ये साइंटिफिक यूज़ के लिए बनाएंगे, तो ये आइडिया उनको कंप्यूटर बनाने का जो है एक ज़रिया बन जाता था। ठीक है ना, इसकी एग्जाम्पल याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की, अब 1964 से 1971 लिखा है यहाँ पे मैंने। तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ हुआ। इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या होता है, एक चिप होता है, इसी चिप पे बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स का यूज़ होता है स्मॉल स्केल पे। तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स में हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स का यूज़ होता है एक स्मॉल चिप पे। इसका मतलब हमारा साइज़ कितना छोटा हो गया, जहाँ एक वैक्यूम ट्यूब बहुत बड़ा, फिर ट्रांजिस्टर छोटा, फिर और छोटा कर दिया हमने सिस्टम को, और वर्क इससे ज़्यादा करने लगा। अब देखो यहाँ पर 100 नैनो सेकंड्स की क्या बन गई, 100 नैनो सेकंड स्पीड हो गई। यहाँ पर भी मैग्नेटिक कोर हम यूज़ कर रहे हैं एज स्टोरेज, लेकिन अब देखो यहाँ पे स्पीड कितनी यानी तेज़ जा रही है। टाइम ऑफ कंप्यूटेशन 100 नैनो सेकंड्स, नैनो सेकंड में 10⁻⁹ सेकंड, तो कितना कम हो गया। यहाँ तो माइक्रो था 10⁻⁶, 10⁻⁹ बहुत छोटा होता है, दैट मीन्स बहुत छोटा होने लगा। और उसके बाद अगर देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे रियल टाइम सिस्टम है। रियल टाइम सिस्टम क्या होता है, जिसमें हमने टाइम कांस्टेंट बाइंडेड होता है, तो उसके लिए उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम रियल टाइम सिस्टम कहते हैं। रियल टाइम सिस्टम फॉर एग्जांपल ट्रैफिक लाइट्स है, उसमें एक अगर आप उसमें प्रोग्राम फिट करोगे तो टाइम बाउंड होता है, आपको 30 सेकंड के लिए लाइट छोड़नी है और उसके बाद 30 सेकंड के लिए आपको बंद करनी है, या 30 सेकंड के लिए आपने क्या करना है, उसको ग्रीन लाइट देनी है। तो एक टाइम बाउंड सिस्टम बन जाता है वो, तो उसको हम रियल टाइम सिस्टम कहते हैं। इसमें भी हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ होने लगा फिर अच्छे से, जैसे बेसिक, पास्कल, जो कि हम पढ़ेंगे बाद में, ये कुछ हाई लेवल लैंग्वेज हैं। और फिर से यहाँ पे देखो लेस पावर कंजम्पशन,
अब उससे भी लेस पावर कंजप्शन है, ये ज़्यादा पोर्टेबल, ज़्यादा इजीली पोर्टेबल होगा। ऑटोमेटिक सी बात है, हमारा सिस्टम छोटा हो रहा है, काम ज़्यादा निकल रहा है। एक इंटीग्रेटेड चिप पे हज़ारों जो है ट्रांजिस्टर्स हैं। वैसे तो अगर ट्रांजिस्टर्स देखते तो बहुत ज़्यादा स्पेस लेते, अब एक चिप पे हज़ारों आ रहे हैं, तो कितना जो है छोटा बन रहा है सिस्टम और कितना ज़्यादा काम कर सकता है। अब तो ये थर्ड जनरेशन में याद रखना है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का जो कॉन्सेप्ट है, आईसीज जिनको हम कहते हैं, उसका आ गया कॉन्सेप्ट। उसके बाद फोर्थ जनरेशन में लार्ज स्केल आईसीज यानी LSIC ये इंट्रोड्यूस हो गई। लार्ज स्केल आईसीज, फिर से बात हो गई, लार्ज स्केल आईसीज क्या होता है। लार्ज स्केल आईसीज, मान लो बहुत सारे आईसीज क्या कर रहे हो, एक और चिप आपने लाई, उस पर बहुत सारे आईसीज जमा कर रहे हो, एक आईसी दूसरी आईसी। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स एक ही चिप पे, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे एक ही चिप पे आप बना रहे हो, तो इसको क्या कहोगे आप कि बहुत ज़्यादा। और उसी ने जन्म दिया माइक्रो प्रोसेसर का। किसका? माइक्रो प्रोसेसर। तो याद रखना है माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पे अगर देखोगे ये फोर्थ जनरेशन वो जनरेशन है जहाँ पे सेमीकंडक्टर मेमोरी, अभी तक आप मैग्नेटिक ड्रम्स, मैग्नेटिक कोर्स यूज़ कर रहे थे, लेकिन फोर्थ जनरेशन में सेमीकंडक्टर मेमोरी का इस्तेमाल हो गया। समझ में आई बात? और फिर से आप देखो, स्पीड एग्जैक्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप एक आइडिया ले लो कि ये कितना अब छोटा हो रहा है। 10 पाइकोसेकंड, पाइको मीन्स 10⁻²2, कितना हो रहा है, स्पीड कितनी छोटी हो रही है, कितनी टाइम कितना छोटा हो रहा है, टाइम ऑपरेशन स्पीड कितनी फास्ट हो रही है। तो यहाँ पे फिर से टाइम शेयरिंग नेटवर्क आ गया। टाइम शेयरिंग नेटवर्क, तो एक नेटवर्क में फॉर एक सीपीयू है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सर्वर्स होते हैं, एक सीपीयू पे बहुत सारे जो है एट ए टाइम काम कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं टाइम। तो इस तरह से इसमें जो है हाई लेवल प्रोग्रामिंग, फिर से हाई लेवल ये हो गई प्रोग्रामिंग, C++ एट्सेट्रा। तो बाकी तो आपको यहाँ पर पता है। यहाँ पर अगर आप देखो एग्जांपल्स में इंटेल 4004, ये इंपॉर्टेंट है। इंटेल 4004 जो कि पहला माइक्रो प्रोसेसर है, तो यहाँ पर ये हमने लिखा इंटेल 4004। आपको पूछा जा सकता है पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा बनाया गया, तो वो कौन सा है, इंटेल 4004। अब यहाँ पर एक और चीज़ आप देखने को मिलेगी आपको, मैंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया अभी, यहाँ पर लिखा है CUI, ठीक है, CUI याद रखा आपने। अब देखिए यहाँ पर लिखा है GUI, क्या मतलब है इसका CUI और GUI? CUI मीन्स कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, और GUI हुआ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। देखिए पहले जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे उसमें हमने कैरेक्टर डालना पड़ता था। हमने अगर फॉर एग्जांपल क्या कर रहे हैं, इंटरफेस एक बनाया, हमारे पास ऑपरेटिंग इंटरफेस बनता है ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए, कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ या कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइसेस के साथ जो काम हमने करना है, किसके ज़रिए से करते हैं, वो हम करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए से। तो CUI हुआ कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, यानी आपको डालना है कैरेक्टर। अगर आपको पहले लाइक फॉर एग्जांपल से आपको समझ आएगा, MS DOS, आपको MS DOS में क्या करना था, काम करना पड़ता था, आपको कॉपी करने के लिए लिखना पड़ता था, COPY कॉपी, आपको बंद करने के लिए कोई चीज़ लिखना पड़ता था। तो ये हो गया कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। बहुत मुश्किल था ये, हालांकि टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई थी, लेकिन फिर भी ये बहुत एज ए यूज़र एक बहुत मुश्किल, आज के दौर में सोचा जाए तो बहुत बड़ी टफ चीज़ है। हर एक आम बंदा कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर सकता था, उसके लिए एक अलग ऑपरेटर था, लेकिन आज हम हर एक कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल भी कंप्यूटर है। आज ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, इसमें आपको सीधे माउस का यूज़ करके आप ऐसे इस पर क्लिक करो तो क्लोज़ हो जाएगा, इस पर क्लिक करो तो मिनिमाइज़ हो जाएगा, और शट डाउन पे क्लिक करो तो डायरेक्टली ग्राफिकल इंटरफेस है आपके लिए, डायरेक्टली आप यूज़ करके कर पाते हो, ठीक है ना। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर की जनरेशन है जिसमें जो अभी चल रही है, जिसमें यूज़ हुआ किसका, सुपर लार्ज स्केल आईसीज। तो यहाँ पर लार्ज स्केल था ना, यहाँ पर आया सुपर लार्ज या अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। तो बहुत ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स को एक चिप पे लाया गया,
बहुत ज़्यादा ट्रांजिस्टर, या आप कह सकते हो बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर्स को, एक माइक्रो प्रोसेसर, दूसरा माइक्रो प्रोसेसर, तो बहुत सारे प्रोसेसर से एक ही चिप पे, एक ही सिस्टम में वर्क कर रहे हैं, तो कितना जो है काम कर सकते हैं और कितनी स्पीड बढ़ी हुई होगी, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर अभी अगर स्टोरेज की बात करें तो ऑप्टिकल डिस्क और हार्ड डिस्क का यूज़ हुआ, और प्रोग्रामिंग भी आप देखो जावा, प्रोलॉग, या हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोग्रामिंग। लाइक फॉर एग्जांपल आपको कोई भी काम करना पड़ता है आजकल, तो आप डायरेक्टली बात करके भी गूगल से कहते हो हेलो गूगल ओपन कॉन्टैक्ट्स, तो कितना इंटरफेस बन गया। एक वक्त आपको कोड लिखना पड़ता था अगर ऐसी चीज़ होती, लेकिन अब ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा आया, ये आपको डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं और डायरेक्टली वो जो है बात से भी खुलता है, वो एप्लीकेशन खुलेगी, वो चीज़ जो है ओपन हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स इंटेलिजेंस ह्यूमंस का जो है एक खासियत होती है, कैरेक्टरिस्टिक होता है। लेकिन अब कंप्यूटर्स को इतना डेवलप कराया जा रहा है ताकि अब कंप्यूटर को एज ए रोबोट वो खुद जो है डिसाइड कर ले कि वो उसको क्या करना है, ऐसी प्रोग्रामिंग उसके साथ की जाए, उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। समझ में आ रही है बात? तो उसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। लाइक फॉर एग्जांपल पहला पॉइंट है चार्ल्स बेबेज, जैसे कि आपको पता है फादर ऑफ कंप्यूटर, एलन टर्निंग फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आर्किटेक्चर वाज गिवन बाय इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन वॉन न्यूमैन, इंपॉर्टेंट है ये। पहला आर्किटेक्चर जो कि कब दिया गया था, पहले फर्स्ट जनरेशन में, वो किसने दिया था, जॉन वॉन न्यूमैन ने। माइक्रो प्रोसेसर जो आया था फोर्थ जनरेशन में, वो तो पता ही किसने इन्वेंट किया था, टेड हॉफ ने, ये याद रखना है, टेड हॉफ ने माइक्रो प्रोसेसर को इन्वेंट किया था। इनैक का तो आपको पता ही है, इसलिए मैंने इसको नहीं बताया। ट्रांजिस्टर्स कहाँ बनाया गया था, बेल लेबोरेटरीज में। किबली और नॉइस दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया, पहला आईसी इन्वेंट किया, पहला आईसी किबली एंड नॉइस ने इन्वेंट किया। समझ में आ रही है बात? किबली एंड नॉइस इन्वेंटेड फर्स्ट आईसी, ट्रांजिस्टर्स वर मेड बाय बेल लेबोरेटरीज। तो आज के लिए इतना ही, होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अभी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें।